इसमें विगराज लिखवाता है कि मैंने तुर्कों को मार मार के अटक नदी के पार भगा दिया है। कौन सी नदी के पार भगा दिया? सुनना मेरी बात, आगे काम आएगी। तुर्कों को मार मार के कौन सी नदी के पार भगा दिया? तथा मैं अपने उत्तराधिकारियों को कहना चाहूंगा, उत्तराधिकारी मतलब बेटे पोते पड़पोते सड़पोते सक्सेसर जो भी आएंगे, मैं अपने उत्तराधिकारियों को कहना चाहता हूं कि तुर्कों को अटक नदी पार नहीं करने दें। क्या नहीं पार करने दें? मैंने तुर्कों को मार मार के कौन सी नदी के पार भगा दिया, तथा मैं चाहूंगा कि मेरे उत्तराधिकारी भी तुर्कों को अटक नदी पार। ऐसा कौन कह रहा है? विग्रहराज। यह घटना 1153 के आसपास की, बस 53 में राजा बनाओ। इस घटना के लगभग 400 साल बाद 1570 के आसपास में बूंदी का एक राजा हुआ है सुरजन। बूंदी का एक राजा कौन है? अकबर के साथ संधि करता है। किससे संधि करता है? और अकबर के साथ जब संधि करता है तो संधि में एक लाइन लिखवाता है कि मैं तुम्हारी तरफ से लड़ने के लिए कहीं भी चला जाऊंगा, लेकिन अटक नदी क्रॉस नहीं करूंगा। क्या नदी क्रॉस नहीं करूंगा? बूंदी का राजा सुरजनहाड़ा अकबर से संधि कर रहा है। अकबर से संधि करने का मतलब है वो अकबर का साथ देगा, अकबर उसका साथ देगा। अकबर की जहां लड़ाई होगी वो लड़ने के लिए जाएगा, और उसकी लड़ाई होगी वहां पर अकबर आएगा। तो उसने लिखा अकबर को कि अकबर तू जहां भेजेगा वहां लड़ लूंगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, साउथ, लेकिन क्या क्रॉस नहीं करूंगा। इस घटना के लगभग 100 साल बाद बीकानेर में एक राजा हुआ कर्ण सिंह। राजा कौन हुआ? औरंगजेब ने इसको कहा कि अटक नदी पार करके लड़ने के लिए जा। ये औरंगजेब के खिलाफ बगावत कर देता है, लेकिन अटक नदी को क्रॉस। इस घटना के लगभग 100 साल बाद में मराठों का एक पेशवा होता है बाजीराव। मराठों का पेशवा कौन होता है? और बाजीराव बल्लाल एक बार फिर घोषणा करता है कि मराठों का झंडा अटक से कटक तक फहराएंगे। मराठों का झंडा मतलब चौहानों का एक राजा है विग्रह चतुर्थ, और वो कह रहा है कि मैंने तुर्कों को मार मार के अटक के पार भगा दिया, तथा आगे आने वाले मेरे बेटों ध्यान रखना कि तुर्क क्या ना क्रॉस करने पाए। सुरजन कह रहा है कि मैं कहीं भी लड़ लूंगा, लेकिन कहां नहीं जाऊंगा। कर्ण सिंह कह रहा है कि मैं अटक नदी क्रॉस नहीं करूंगा, भले औरंगजेब के खिलाफ बगावत करनी पड़ जाए। और बाजीराव बल्लाल कह रहा है कि मराठों का झंडा कहां से? अटक से। कटक पड़ता उड़ीसा में, बंगाल की खाड़ी में, उड़ीसा के अंदर एक जगह, उसका नाम क्या है? अटक पड़ता है पाकिस्तान में। अटक कहां पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर एक अटक नाम की जगह है। जब आप आगे ज्योग्राफी और पढ़ोगे, नदी पढ़ोगे, सिंधु, सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी पहाड़ों पहाड़ों में बहती है। अपने उधर तिब्बत से उधर से आएगी, उधर से अपने हिमालय वाला पहाड़ क्रॉस करते हुए, कश्मीर क्रॉस करते हुए पाकिस्तान में जाएगी। पाकिस्तान में पहाड़ों पहाड़ों में फिर चलेगी। पहली बार जहां पर मैदान के अंदर आएगी सिंधु नदी, उस जगह का नाम ही अटक है। सिंधु नदी पहली बार जहां मैदानों में प्रवेश करती है, उस मैदान का नाम क्या है? अटक का मैदान है, क्योंकि वहां पर एक नदी है जो सिंधु के अंदर आगे मिलती है। उस नदी का नाम भी क्या है? अटक। तो अटक सिंधु की एक सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है कहां पे? कहां पड़ती है? पाकिस्तान के अंदर पड़ती है। भारत के लोग पहले ऐसा मानते थे कि भारत अटक नदी तक है। भारत कहां तक है? अटक से कटक। पूर्वी सीमा कटक, पश्चिमी सीमा, तो भारत की सीमा कहां से कहां तक? अटक से। इसलिए बाजीराव कह रहा झंडा कहां से कहां तक। बाजीराव ने ऐसे नहीं कहा ना कि बंगाल से इंग्लैंड। कहने को तो यह भी कह सकता था कि हम झंडा बंगाल से लेकर रसिया तक फहरा देंगे, ईरान तक फहरा देंगे, अफगानिस्तान तक फहरा देंगे। पर वो आदमी कह रहा है कि झंडा केवल कहां से कहां तक? अटक से। विगराज कह रहा है कि मैंने पीट पीट के अटक के पार भगा दिया। इसका मतलब, कहने का मतलब, हमारे देश में नहीं रहने दिया। मैंने हमारे देश से उनको क्या भगा दिया है। और मेरे पूर्वजों, मेरे वंशजों को कहना चाहूंगा कि इनको क्या मत क्रॉस करने देना, क्योंकि हमारी बाउंड्री कहां से शुरू होती है? सुरजन कह रहा है कि देश देश में जहां लड़वाएगा लड़ लूंगा, देश से बाहर लड़ने के लिए। और देश कहां से कहां तक है? कर्ण सिंह कह रहा है कि साहब अटक के पार जाने के लिए बगावत कर देंगे, लेकिन अटक के पार तो हम
तो अपने लोग अटक नदी के पार उल्टा ये मानते और थे कि यदि अटक नदी के पार जाएंगे धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अटक नदी के पार जाएंगे तो क्या हो जाएगा, और होता भी था यार। अटक नदी के पार जो देश थे उनमें गाय का मांस खाते थे। क्या खाते थे? और कोई भारत का आदमी बाहर जाके गाय का मांस खा ले, फिर किस बात का हिंदू? इसलिए यहां के हिंदू कभी भी अटक नदी क्रॉस है फिर वो स्टूडेंट के सर किसी ने नहीं की, कर लिया करते थे, कई कर भी लेते थे। ऐसे मानसिंह अकबर की तरफ से लड़ने के लिए गया था काबुल, तो काबुल जाएंगे तो अटक नदी क्रॉस करनी पड़ेगी। तो कहते मानसिंह जब अपने सिपाहियों को लेके जा रहा था, उसके सिपाहियों ने भी मना कर दिया, अटक क्रॉस नहीं करेंगे भाई साहब, और जहां लेके जाना वहां पे लेके चला जा। तो मानसिंह अपने सिपाहियों को समझाता है कि सबे भूमि गोपाल की, ये सारी जमीन पूरी दुनिया भगवान कृष्ण की है, सबे भूमि गोपाल की, जिसमें अटक कहां, उसमें अटकने वाली जगह कोई भी, जिसके मन में अटक है वही अटक रहा। जिसने मन में ही सोच लिया कि यहां जाना है यहां नहीं जाना, जो मन में अटक गया वो तो यहां पे अटक जाएगा। और जो ये मानता है कि पूरी धरती किसकी है, भगवान कृष्ण की है, गोपाल की है, उसके लिए अटकने की कोई भी जगह, यूं राजी करके बेचारा लेके गया था। बाकी उसके सैनिकों ने भी जाने से मना, पर यह अपवाद है। अपने ज्यादातर लोग अटक क्रॉस है क्योंकि उनका मानना था कि अटक तक अपना देश है, यहां तक का खान पान एक जैसा है और यहां से आगे का खान पान अलग है, इसलिए उसको हम क्रॉस नहीं करेंगे, उधर हम कम से कम नहीं जाएंगे। तो जिसको आज आप देख रहे हो ये भारत नहीं है, बाघा बॉर्डर बाउंड्री नहीं है हमारी, हमारी बाउंड्री अटक से, ये तो हम बेलखने लोग हैं, दहाप के मंगते और लिचड़ हैं, इसलिए बाउंड्री बाघा बॉर्डर है। बाउंड्री कहां तक है? मैं चाहूंगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां सशक्त हो, आने वाली पीढ़ियां शक्तिशाली हो, और एक बार वापस भारत की ध्वजा कहां तक लहराए। अब तो उस बाजीराव बल्लाल की आत्मा ऊपर बैठी बैठी रोती रहती है, इस बात पर अश्रु बहाती है कि नीचे लिचड़ पैदा हो गए। इस वजह से मेरी बाउंड्री, मैंने जो सोचा था कि मराठों का झंडा कहां से कहां तक होगा, वो झंडा अब कटक से बाघा बॉर्डर है। तो झंडा कहां तक है? कटक से, बिना सिंध के हिंद नहीं है, बिना सिंध के, जब तक सिंध तुम्हारे पास नहीं है, हिंद का मतलब क्या है? सिंधु नदी, हमारी बाउंड्री साहब सिंधु नदी है, सिंधु से ब्रह्मपुत्र, उधर से शुरू करो, इधर ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का मतलब बांग्लादेश, ये हमारा है। 47 में हमसे गलतियां अभी इससे बाहर है, आने वाली पीढ़ियां कभी ना कभी इन गलतियों को सुधारेगी। एक बार फिर हमारा झंडा अटक से कटक तक होगा। हम विग्रह चतुर्थ के उस बयान को भूल गए जिसमें अभिलेख में लिखवा के गया है कि मैंने तुर्कों को पीट पीट के अटक के पार भगाया है। मैं चाहूंगा कि मेरे उत्तराधिकारी इनको क्या नहीं क्रॉस करने दे। कई पीढ़ियों तक उत्तराधिकारियों ने ध्यान रखा और अटक क्रॉस नहीं करने दिया। उत्तराधिकारी जैसे निर्बल पड़े, उन्होंने क्या क्रॉस करना शुरू कर दिया, और आज हालत ये है कि अटक तुम्हारे पास है ही नहीं। तुम्हारे पास में बाकी सब कुछ है, तुम्हारे पास में क्या नहीं है। तो बच्चों क्या प्राप्त करना है अपने को, क्या प्राप्त करना है? तो मन में सोचे तो सही, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, कहीं तो आग जलनी चाहिए तो कहीं तो जले आग। कोई तो सोचे कि साहब विगराज और बाजीराव जिन बातों को कह रहे थे वो बातें कोई तो सच्ची करे। कब तक बाघा बॉर्डर को सीमा मान मान के बैठे रहेंगे? तो कोई पूछे कि भारत की बाउंड्री कहां तक है? अटक से कहना है तो साहब वो, अब भले ही तुमने यहां खींच दियो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, एक दिन वापस हमारी बाउंड्री अटक तक जाएगी। कहां तक जाएगी? तो अटक नदी क्या महत्व रखती होगी यार? उस नदी को यदि हम भारत की बाउंड्री नहीं बना पाए तो दूर है। फिर क्या जन्म लिया भारत के अंदर, क्या किया उसके बाद में। मैं भी लॉकडाउन में फ्री बैठा था, मैं क्रिकेट का भयंकर फैन हूं, मतलब आज के टाइम में मैं क्रिकेट देख लेता हूं। अब लोग क्रिकेट नहीं देखते ना, तो भी मुझे लगता है कि यार क्रिकेट देख लेनी चाहिए। तो मैं यूं यूट्यूब के वीडियो वगैरह क्रिकेट वाले वीडियो में खूब देखता रहता हूं।
तो शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल है और शोएब अख्तर फर्जी फर्जी बातें भी करता रहता है, तो मैं उसकी फर्जी बातें सुन भी लेता हूँ। अपने को 2 कंटेंट मिलेंगे, क्लास में सुनाएंगे बात। तो मैं एक दिन उसकी यूं स्टोरी सुन रहा था कोई, और उसके अंदर वो कह रहा था, मतलब वो रिटायर हुआ है, रिटायर होने के ठीक बाद का उसका एक इंटरव्यू है। एक पाकिस्तान की महिला पत्रकार उसका इंटरव्यू ले रही है और वो पूछ रही कि आजकल शोएब तुम फ्री हो गए, क्या करते हो? और वो कहता है कि आजकल मैं किताबें पढ़ता हूं। तो अच्छा, तुम किताबें भी पढ़ते हो? उसने कहा हाँ। तो कौन सी बुक पढ़ रहे हो? तो मैं राइटर भूल गया, कोई राइटर का नाम लेता है कि मैं उन राइटर की बुक पढ़ रहा हूं, ये बुक है, इसका बुक का नाम ये है। तो क्या इस बुक के अंदर? तो कहता है इस बुक में भविष्यवाणी है। क्या है? उन्हें कैसे? तो क्या बुक है तो बहुत पुरानी, ये बुक लिख दी गई थी 1000 ईस्वी के आसपास। कब लिख दी गई थी? पर इसमें पहले ही सारी बातें बता दी गई, आगे की बातें हैं। क्या बात है कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि बाबर काबुल से भारत जाके भारत को जीत लेगा। बाबर आया 1500 में, बुक 1000 की, तो भविष्यवाणी तो हो गई कि बाबर जाएगा और जाके कब्जा कर लेगा उधर। किया कि नहीं किया? तो कहती किया। कि इसके अंदर लिखा हुआ कि बाबर का बेटा हुमायूं भारत में राज नहीं कर पाएगा और शेरशाह सूरी कब्जा कर लेगा। फिर इसमें लिखा हुआ कि हुमायूं का बेटा अकबर अजीमोशान शहंशाह बनेगा भारत का। मैंने कहा हाँ ये बात। फिर उसने कहा छोड़ो, राजा वाली बात तो है वो है, इसके अंदर यह भी लिखा हुआ है कि 47 में तकसीम हो जाएगी। तकसीम मतलब विभाजन। तकसीम किसको कहते हैं? विभाजन, पंजाबी का वर्ड है। तो तकसीम हो जाएगी मतलब विभाजन हो जाएगा। उसने कहा अच्छा, तकसीम का भी लिखा आ गया। हाँ अरेगा, इसमें तो यह भी लिखा हुआ है कि 65 की जंग पाकिस्तान जीत जाएगा। और पाकिस्तान ये मानता है कि 48 में, 65 में और 99 में, तीनों में हम जीते थे। ऐसा पाकिस्तान 71 को नहीं मानता वो, 71 के अलावा बाकी तीनों मानता। वो कहता 48 में भी हमने भारत को हराया, 65 में भी हमने भारत को हराया और 99 में भी हमने भारत को हराया। और विजय दिवस मनाता है बाकायदा, विक्ट्री डे मनाता है। पाकिस्तान 71 को भी मना लेता, लेकिन 71 वाले में लफड़ा है। 71 वाले में पाकिस्तान के 95,000 फौजियों ने, कितने फौजियों ने, कितने सरेंडर कर दिया था। क्या काली गाय है, दूध खाई, आइंदा से नहीं आएंगे, बापुड़ो आजाद छोड़ो रे। कितने हजार? दुनिया के इतिहास में एकमात्र उदाहरण है जब इतने बड़े सैनिकों ने एक साथ सरेंडर किया था। वो महान सैनिक कौन से देश के थे? कौन से देश के थे? कौन से देश के सामने सरेंडर कर रहे थे? भारत। किसके सामने कर रहे थे? अब वो फोटो है लोगों के पास। तो पाकिस्तान यदि कह दे कि 71 में भी हम जीते थे, तो लोग ऐसा। पाकिस्तान का बांग्लादेश में कमांडर था नियाजी, जनरल नियाजी। क्या नाम था? तो एक फोटो है, इसमें जनरल नियाजी बैठा है, इधर पास में बैठा हुआ जगजीत सिंह अरोड़ा। कौन बैठे हुए? अपने जनरल हुआ करते जगजीत सिंह अरोड़ा, ईस्टर्न कमांडर के जनरल हुआ, लेफ्टिनेंट जनरल थे जगजीत सिंह अरोड़ा। और इधर बैठा हुआ नियाजी। नियाजी का अपना बंदूक जो है वो इधर साइड के अंदर रखा हुआ है कि हथियार डाउन करके साइन कर, और नियाजी पेन हाथ में ले रखा, नियाजी साइन कर रहा है, और इधर पास में इंडियन फौजी खड़े हैं। तो नियाजी ने 95,000 फौजियों के साथ सरेंडर किया था। उसके बाद नियाजी सरनेम पाकिस्तान में इतना लोकप्रिय हुआ कि पाकिस्तान में कोई भी अपने नाम के आगे नियाजी नहीं लगाता, कि नियाजी का मतलब गद्दार है। कि नियाजी ने सरेंडर कर दिया था तो पाकिस्तान वाले मानते कि नियाजी है वो कौन? वो सारे के सारे क्या है? इमरान खान नियाजी है। इमरान खान क्या है? इसलिए इमरान खान के नाम के आगे नियाजी कभी भी लगा हुआ। बाकी सबके जाके बेनजीर भुट्टो है ना, नवाज शरीफ, सबके उनके नाम के आगे सरनेम आएंगे। इमरान खान का कोई सरनेम नहीं। परवेज मुशर्रफ, इमरान खान के इमरान खान ही। इमरान खान को लगता है नियाजी लगाया नहीं और लोगों की निगाह में आया नहीं, अपने नियाजी नहीं लगाना भाई साहब। तो 71 वाले में पाकिस्तान की बुरी हालत हो गई थी, इसलिए पाकिस्तान नहीं बताता। बाकी 48, 65, 99 को पाकिस्तान हमेशा जीत बताता है। तो वो शोएब अख्तर कहता है, इसमें तो ये भी लिखा हुआ है कि 65 की जंग हम जीत जाएंगे। वो कहते हाँ इंशाअल्लाह जीते थे अपने, वो जंग भी जीत गए थे। और क्या लिखा? तो कहता है इसमें आगे लिखा हुआ है कि एक दिन हम कश्मीर पे कब्जा करेंगे। कहां कब्जा करेंगे? और कश्मीर पे कब्जा करने के बाद दिल्ली फतेह करेंगे।
पहले कश्मीर पे होगा और बाद में कहां पर होगा, वो वापिस कहते हैं आमीन। ऐसा ही होगा जैसा आप सोच रहे हैं, जब बाकी बातें सत्य होगी तो ये बात भी सत्य हो जाने। अब मुझे इस इन इन कहानियों में तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था। आगे शोएब अख्तर एक लाइन बोलता है कि पर इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जब हम दिल्ली फतेह करेंगे तब अटक के किनारे 2 बार लड़ाइयां होगी। किसके किनारे लड़ाइयां होगी? अटक के किनारे 2 बार लड़ाइयां होगी। अटक नदी 2 बार खून से भर जाएगी। अटक नदी 2 बार, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी वो लाइन। इसका मतलब अटक नदी केवल अपनी बाउंड्री नहीं मान रहे हैं, उधर वाले भी जानते तो हैं कि बाउंड्री तो अटक है, बाउंड्री तो क्या है। और यदि अटक नदी 2 बार खून से भर जाएगी और अटक नदी के किनारे युद्ध होगा, इसका मतलब इंडियन फौज कहां तक पहुंच जाएगी, कहां तक पहुंच जाएगी। और यदि इंडियन फौज अटक तक पहुंची, इसका मतलब पाकिस्तान भी अपना क्या हो गया। मैंने कहा कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ही हो। आमीन। अटक 2 बार खून से भरे, हम दोनों बार चाहते ताकि 2 बार छितर पड़े तुम्हारे, 2 बार मार खाओ तुम कम से कम। भाई साहब, दिल्ली शिवालिक स्तंभ सीने के अंदर रहना चाहिए। एक एक भारतीय को दिल्ली शिवालिक स्तंभ याद रखना चाहिए। हमें याद करना चाहिए कि हमारे एक महान पूर्वज विगराज ने कभी कहा था कि हमारी बाउंड्री अटक है और हमारे दुश्मन किधर नहीं घुसने चाहिए। याद रहेगी बात। कौन सा स्तंभ है वो? दिल्ली शिवालिक स्तंभ। कौन सा है? अब इससे भी एक बड़ी जोरदार बात बताऊं। अपने भारत में एक राजा हुआ अशोक। कौन सा राजा हुआ? अशोक। अशोक ने जगह जगह अभिलेख लगवाए। जगह जगह क्या लगवाए? मैंने अभी बताया शिवालिक की पहाड़ियों में अभिलेख है। कौन सी पहाड़ियों में? शिवालिक की पहाड़ियों में। एग्जैक्टली वो जो गांव है, उस गांव का नाम है टोपरा। क्या नाम है? तो जल्दी मत किया अगर, वरना चीजें कम याद आएगी। टोपरा शिलालेख नहीं है, वो स्तंभ लेख है ना। और गलती में चीजें गलत याद हो जाती है। अशोक ने एक पिलर लगवाया। अशोक ने क्या किया? एक टोपरा गांव में। कौन से गांव में? इस पिलर पे उसने 7 लाइनें लिखवाई। कितनी लाइन लिखवाई? नीचे वाला खाली छूट गया। अशोक का टोपरा अभिलेख। अशोक का कौन सा अभिलेख? अशोक का टोपरा नाम के गांव में, हरियाणा में टोपरा नाम के गांव में, तो अभिलेख का नाम क्या होगा? टोपरा। पिलर पड़ा रहा, कई सालों तक पड़ा रहा, कई सालों तक पड़ा रहा। ऊपर लिखा हुआ, नीचे वाली जगह खाली। कई सालों बाद राजा आया, विगराज चतुर्थ। राजा कौन आया? उसने कहा यार जगह खाली क्यों पड़ी है, और उसने नीचे और लिखवा दिया। हम ऊपर वाले को तो बोलते हैं टोपरा, अशोक का टोपरा अभिलेख। नीचे वाले को हमने कहना शुरू कर दिया विगराज का शिवालिक अभिलेख। विगराज का, ताकि दोनों में अंतर पता चले, वरना अंतर कैसे बताएंगे। तो अशोक वाले का तो गांव के नाम पे दे दिया, गांव का नाम क्या है? टोपरा। विगराज वाले का पहाड़ के नाम पे दे दिया, पहाड़ कौन सा है? शिवालिक। तो शिवालिक की पहाड़ियों का लेख या टोपरा के गांव का लेख। तो अशोक वाले का नाम दे दिया टोपरा अभिलेख, विगराज वाले क्या दे दिया? शिवालिक। है एक ही पिलर पे, एक ही पिलर है, पिलर चेंज नहीं। कई साल बाद में एक राजा है फिरोज तुगलक। कौन राजा है? वो इस अभिलेख को उठा के, इस पिलर को उठा के दिल्ली ले गया। उसके अभिलेख तो समझ में नहीं आया क्या लिखा हुआ है, पर उसको पिलर बड़ा जोरदार लगा। उसने कहा पुलिस वोलिस शानदार है। उसने पिलर को उठाया और उठा के कहां पे लगा दिया? दिल्ली। अंग्रेज इस अभिलेख को पढ़ते हैं बाद में, तो अंग्रेजों ने बाद में इसके नाम कर दिया। दिल्ली से मिला तो दिल्ली टोपरा, दिल्ली से मिला। आई बात समझ? अब मैंने दिल्ली शिवालिक स्तंभ क्यों लिखा है समझ में आई? ओरिजिनली टोपरा गांव में, शिवालिक की पहाड़ियों में, मिला बाद में दिल्ली से, इसलिए ऊपर वाले को हम क्या बोलने लगे? दिल्ली टोपरा। इसको क्या बोलते हैं? तो जब आप अशोक पढ़ोगे सर वहां लिखवाएंगे कि अशोक का दिल्ली टोपरा अभिलेख। कौन सा अभिलेख? दिल्ली टोपरा का। समझ जाना कि नीचे जगह खाली है और उसमें अपने वाले भाई ने जा कौन सा लिखवा दिया। अब कोई पूछे शिवालिक अभिलेख अशोक के कौन से अभिलेख की ठीक नीचे? कौन से नीचे? लिखवा दूं लाइन? लिखो। यह अभिलेख अशोक के टोपरा अभिलेख के ठीक नीचे लिखा गया है। यह अभिलेख अशोक के टोपरा अभिलेख के ठीक नीचे लिखा गया है। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज रिटन अंडर टोपरा इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज रिटन अंडर टोपरा इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका।
अशोक के टोपरा अभिलेख के ठीक नीचे लिखा गया। अशोक के कौन से अभिलेख के? टोपरा। इस लाइन को बॉक्स में बंद कर दो भाई, ये विगराज की लाइन नहीं है, अशोक वाली लाइन है, पर यहां पर ये काम की बात थी तो मैंने लिखवा दिया आपको। अच्छा, अपने जयपुर वाले कहां से पानी आता है? जो पानी पीते हैं पानी कहां से आता है? कहां से आता है? ये बिशलपुर इसी ने बसाया था। ये बिशलपुर नगर बसाने वाला आदमी कौन है? विगराज। इसने यहां पर बनवाया एक तालाब। क्या बनवाया? और एक बनवाया शिव जी का मंदिर। क्या बनवाया? देखो, बिशलपुर नगर की स्थापना कहां पर था? बिशलपुर, टोंक। बिशलपुर नगर की स्थापना की। He founded a town named बिशलपुर। बिशलपुर नगर की स्थापना की। He founded a town named बिशलपुर। बिशलपुर नगर की स्थापना की।